हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसे कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में राज्यसभा को इन डिटेल, उसके एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हमने कैबिनेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस किया था, क्या डिफरेंस होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, है ना। और कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या पावर्स दी गई है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अंडर द आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। और हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन किया था, क्या क्या होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। तो पहले होते हैं पीएम, फिर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसीस, जिसे इंडिपेंडेंट चार्ज कहते हैं, और चौथे होते हैं एमएस, और फोर्थ होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, है ना। तो उनके पावर्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं वो हमने सब डिस्कस किया था इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स, तो जरूर जाकर देखिए वो वीडियो। उसके बाद में आपको ये राज्यसभा और लोकसभा का समझ में आएगा। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएसई 2020 स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं और सीखने को मिलने वाला है उस 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस से माय फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल फ्री में है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए अनअकैडमी को, जो कि 5 सितंबर से स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल शुरू हो चुका है अनअकैडमी का, टीचर्स डे से माय फ्रेंड्स। तो 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पर दे रहा है आपको अनअकैडमी, तो ये चांस मिस मत करिए। और दूसरा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाया है अनअकैडमी, जो कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है अनअकैडमी, वो भी पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। तो ये आप मॉक टेस्ट कब दे सकते हो, तो वो दे सकते हो आप 30 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए और आपके प्रिपरेशंस में आपको बहुत ही हेल्प होगा। अगर आप फ्रेशर्स हो और यूपीएससी सीएसई का 2020 का प्रीलिम्स देना चाहते हो, तो आपको एक रियल एग्जाम से एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। उससे कैसे फॉर्मेट्स पूछे जाते हैं, कैसा फॉर्मेट होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, और किस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो वो सब थ्रू अनअकैडमी चैंपियनशिप 2.0 ये मॉक टेस्ट से आपको समझ में आ जाएंगे। तो कैसे आपको रियल एग्जाम्स आपकी कैसी होती है, तो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, टॉप 3 और या टॉप 5 रैंक्स अगर आप लाते हो, तो आपको 6 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको फुकट दे रहा है, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है माय फ्रेंड्स। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो, तो अनअकैडमी आपको 3 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है माय फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ आपको मॉक टेस्ट सीरीज ही नहीं देना है, ये आपके प्रिपरेशंस के लिए हेल्प भी नहीं है, आपके एक पेड सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो यू हैव इन चांस टू मीट यूपीएससी सीएसई 2019 टॉपर्स। आप 2019 के टॉपर्स से मिल सकते हैं, उन्होंने कैसे पेपर की स्ट्रेटजी थी, उनकी कैसे स्टडी की स्ट्रेटजी थी, वो आपको मोटिवेशन करेंगे, गाइडेंस करेंगे एंड एवरीथिंग, एंड टॉप एजुकेटर्स आपको पेड सब्सक्रिप्शन में सिखाएंगे माय फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट सीरीज को, और ये आपके एनरोलमेंट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है माय फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह गए हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी सीएसई 2020 का, और आप अपना यूपीएससी सीएसई 2020 का प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे कि लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल जाएगा, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है माय फ्रेंड्स, तो आप वो भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। तो लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, सिर्फ यूपीएससी सीएसई एग्जाम्स के लिए नहीं, एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको प्रिपरेशन से आपको उतना स्ट्रांगली प्रिपेयर होते हैं आप, और स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिप्रेजेंटेशंस के लिए, आपके मार्क्स के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गिरा सकते हैं थ्रू आंसर राइटिंग ना, तो वो आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस सारे ढेर सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स और मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो बहुत ही ज़रूरी होता है इन्हीं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी सीएसई एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो टॉप एजुकेटर्स आपके मेंटरशिप करेंगे, गाइडेंस करेंगे, एवरीथिंग यू विल नीड, यू विल सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस सब्सक्रिप्शन, योर चांस योर वे माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिल सकता है, और सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिलेंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर माय फ्रेंड्स तो इंटरव्यू प्रिपरेशन तक अनअकैडमी आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको लगेगा वो सब प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर, जो कि कौन सी ही भी
इंडिया में ऐसी कौन सी भी एकेडमी ऐसी नहीं है तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स दे रही है माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी कोर्सेज को। और ये कोर्सेज जो 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो आप बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हो। अगर आपने अभी तक नहीं लिया होगा तो 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 3 मेन लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। तो बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, हिंदी जीएस बैच कोर्स और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स आपको हिंदी वर्जन में सीखने को मिल सकता है। बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिल जाएगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको ईच एंड एवरी बैच में मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। तो इतने सारे बेनिफिट्स एक ही बैच में आपको मिल रहे हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ना। 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। और T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो माय फ्रेंड्स तो हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ जरूर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 24 मंथ्स पर आपको अगर 64,000 पे करने पड़ रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारा सिंपल YT ये प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीडिएटली मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पे करने पड़ेंगे, 57,600 रुपीज़। तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदिए और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करिए सिंपल YT, जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम चैनल को, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की प्रैक्टिसेस मिलेंगी, डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, PDF मिलेंगी, PPTs मिलेंगी, एनालिसिस ऑफ क्वालिटी पेपर्स और एवरी सब्जेक्ट के जो कि UPSC प्रिपरेशंस के लिए आपको जरूरी है, तो वो सब्जेक्ट के एनालिसिस, वो सब्जेक्ट के नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाइए और हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूले सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा राज्यसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है राज्यसभा के अंदर, क्या क्या आता है और क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं राज्यसभा मेंबर्स के, ईच एंड एवरी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे उसके एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा को सीखने से पहले पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी सीखा था माय फ्रेंड्स, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने बहुत ही इन डिटेल, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो जल्द से जल्द वो जाकर देखिए, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। और अगर वो देखते हो ना आप, जो प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखते हो, अब डायरेक्टली ये देखते हो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता माय फ्रेंड्स। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हो ना तो आपको मैट्रिक्स एक चुराना, वो कंसेप्ट्स आपकी क्लियर होते जाती है ना, वो स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाती है। तो माय फ्रेंड्स जल्दी जाकर देखिए वो प्रीवियस वीडियो पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वेस्टमिंस्टर मॉडल के तहत हमने बनाया। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया माय फ्रेंड्स? जो कि ब्रिटिश से लिया है। तो ये वेस्टमिंस्टर मॉडल्स के 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो कि जिसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट बाइकैमरलिज्म और रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, और कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर्स। अब बाइकैमरलिज्म जिसे कहते हैं ना हमारे फ्रेंड्स, वो इट मीन्स 2 हाउसेस, जो कि 2 हाउसेस होते हैं। फर्स्ट होता है अपर हाउसेस और सेकंड होता है लोअर हाउस। अपर लोअर हाउस है ना, सेकंड होता है। और अगर आप इंग्लैंड में जाकर देखो ना माय फ्रेंड्स, तो अपर हाउस से कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ लॉज, है ना। तो बट यहाँ पर इंडिया में हमने जो अडॉप्ट किया है वो सिस्टम इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। तो वो सिस्टम इंग्लैंड में क्या होता है, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा होता है और लोअर हाउस मीन्स लोकसभा होता है। तो राज्यसभा को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये पॉइंट्स को हमने, ये थंब रूल है हमारा माय फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, ये थंब रूल है हमारा। ये इसमें इस थंब रूल को हमने बहुत बार प्रूफ किया है, प्रेसिडेंट में प्रूफ किया है, वाइस प्रेसिडेंट में के टॉपिक में प्रूफ किया है, प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में प्रूफ किया है। तो सब तरफ ये टॉपिक को हमने प्रूफ किया है। कौन सा टॉपिक माय फ्रेंड्स, कौन सा हमारा थंब रूल है पार्लियामेंट का? दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। और कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर्स। ये जेनिंग्स का स्टेटमेंट, ये जेनिंग्स ने दिया हुआ स्टेटमेंट है। तो ये थर्ड मेन पार्ट है वेस्टमिंस्टर मॉडल्स का, जो कि हमारे पार्लियामेंट सिस्टम इस पर डिपेंड है। कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर्स। क्या होते हैं कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर्स, क्या कैबिनेट के पावर्स होते हैं? तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, व्हाट इज द पावर्स गिवन टू द कैबिनेट, मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट्स, है ना, क्या डिसीजंस वो ले सकते हैं। तो कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर्स, ये भी हमको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बाइकैमरलिज्म, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बाइकैमरलिज्म किसे कहते हैं? तो बाइकैमरलिज्म इसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, तो अपर हाउस एंड लोअर हाउस इसे कहते हैं बाइकैमरलिज्म। 2 हाउसेस होना पार्लियामेंट सिस्टम में, उसे ही कहते हैं इन शॉर्ट बाइकैमरलिज्म। तो अपर हाउस होता है हमारा राज्यसभा और लोअर हाउस होता है हमारा लोकसभा, है ना। तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसका मीनिंग क्या होता है माय फ्रेंड्स? कि ये हमारा थंब रूल है,
जो कि अभी डिस्कस किया, ये हमारा थंब रूल है। ये सभी जगह हमने देखा है कैसे अप्लाई होता है एवरी सिस्टम पर, कैसे प्रेसिडेंट के सिस्टम पर ये अप्लाई होता है, और कैसे प्राइम मिनिस्टर के सिस्टम पर ये अप्लाई होता है, और कैसे वाइस प्रेसिडेंट के सिस्टम पर भी ये अप्लाई होता है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के सिस्टम पर भी ये अप्लाई होता है माय फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा ईच एंड एवरी सिस्टम पर ये कैसे अप्लाई होता है। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये बहुत ही हमारा थंब रूल है, इसे आपको ध्यान में रखना है ये सीखते वक्त। तो बाइकैमेलिज्म आप समझ गए माय फ्रेंड्स, जो कि होता है अपर हाउस होता है राज्यसभा और लोअर हाउस होता है लोकसभा, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब आते हैं हम राज्यसभा पर, मेन टॉपिक पर आते हैं आज। तो राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या होता है मैम, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। तो हमें पता है इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल कंट्री है इंडिया, क्वासी फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, ये हमें पता है ना, जो कि हमने फेडरल सिस्टम में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे होता क्या है माय फ्रेंड्स, यूनियन एक तरफ होती है यूनियन और दूसरी तरफ होती क्या होता है, स्टेट होता है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स व्हाट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा माय फ्रेंड्स। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाँ, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। अब ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होने की जरूरत क्या है माय फ्रेंड्स, ये बात को समझो, बात को समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स होने की क्या जरूरत है, क्यों हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया, क्यों हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बनाया, है ना। जब हम फेडरल स्टेट बन रहे हैं माय फ्रेंड्स, क्वासी फेडरल स्टेट है, इन शॉर्ट हम फेडरल स्टेट जब बन रहे हैं, तो फेडरल सिस्टम के थ्रू मोस्ट ऑफ द पावर्स आर विद द यूनियन। ये हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पावर्स आर विद द यूनियन, जितने ज़्यादा पावर्स हम यूनियन को देते हैं तो सब पावर्स यूनियन के साथ ही होते हैं, है ना। नाउ यूनियन तो बहुत बड़ा है, ये आपको पता है कि यूनियन बहुत बड़ा है और उसमें स्टेट्स भी हैं। यूनियन तो बहुत बड़ा है ये हमने मान लिया, पर उसमें स्टेट्स भी है ना, छोटे छोटे स्टेट्स भी है। तो हम उनको क्या कहता है ना, यूनियन जब क्या कहता है, हम तो बहुत बड़े, तो हमारे अंदर स्टेट्स भी है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेट्स को डायरेक्टली डोमिनेट नहीं कर सकेंगे, है ना। ये स्टेट्स को डायरेक्टली हम एबॉलिश नहीं करेंगे, स्टेट्स की हम बात सुनेंगे, हम इनको साथ लेकर चलेंगे, हम इन्हें डायरेक्टली डोमिनेट नहीं करना है। तो हम इनको साथ लेकर चलेंगे बिफोर एनी डिसीजन टेकन। जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे कंट्री के हित में, जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो हम इन स्टेट्स को, इन स्टेट काउंसिल्स को क्या करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे, उनका भी एक हम ओपिनियन लेंगे, है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना, तो उनके लिए काउंसिल बनाना तो पड़ेगा, अब ये डिसीजंस लेने के लिए तो काउंसिल बनाना पड़ेगा। तो वो काउंसिल को नाम क्या दिया गया है, दैट इज राज्यसभा। वो स्टेट्स काउंसिल को नाम क्या दिया गया है, दैट इज राज्यसभा, है ना। समझ में आ रहा है व्हाट इज राज्यसभा, व्हाट इज हिस्ट्री बिहाइंड इट, आपको समझ में आ गया। तो इट इज, इसमें क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, तो इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये आपको पता है कि राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स कैसे करते हैं, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इनडायरेक्ट इलेक्ट कैसे करते हैं, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से करते हैं, फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड द लैंड पुडुचेरी। समझ रहे हो। तो जो स्टेट ज़्यादा बड़ा होगा वो स्टेट्स के मेंबर ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली, है ना। राज्यसभा में जो स्टेट्स, ये स्टेट काउंसिल है ना राज्यसभा, तो इस राज्यसभा में जो स्टेट्स ज़्यादा होगा, जो स्टेट्स बड़ा होगा, उस स्टेट्स के मेंबर्स ज़्यादा होंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के मेंबर्स ज़्यादा होंगे, राजस्थान के मेंबर्स ज़्यादा होंगे, तो ये स्टेट्स के मेंबर्स ज़्यादा होंगे। तो हम, अगर हमको जानना हो कि आसाम, जो कि बहुत ही छोटा स्टेट है, तो आसाम के कितने मेंबर्स राज्यसभा में है, हमें जानने की जरूरत है ना। हमने पूछा, हमने एक क्वेश्चन पूछा कि आसाम में हमें, आसाम के मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा में, ये हमें जानना है। तो आप कैसे जानोगे, तो आप कैसे जानोगे, ये आपको कहाँ मालूम गिरेगा कि 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये आपको प्रीलिम्स पर क्वेश्चन आता है माय फ्रेंड्स। ये आसाम के कितने मेंबर्स है राज्यसभा में, राजस्थान के कितने मेंबर्स है, मध्य प्रदेश के कितने मेंबर्स है, उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स है, ईच एंड एवरी स्टेट्स के आपके आते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स इस स्पेसिफिक कंट्री के, स्पेसिफिक स्टेट्स के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमें कहाँ मालूम गिरेगा ये, तो 4th शेड्यूल आपको पढ़ना पड़ेगा कि 4th शेड्यूल में आपको ईच एंड एवरी डिटेल में दिया हुआ है कि आसाम के कितने मेंबर्स है, सिक्किम के कितने मेंबर्स है, गोवा के स्टेट्स के कितने मेंबर्स है, और सब स्टेट्स के कितने कितने मेंबर्स है राज्यसभा में। तो वो हमको 4th शेड्यूल से मालूम गिरेगा माय फ्रेंड्स, है ना। तो क्या होता है ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये सभी मेंबर्स, ये जो स्टेट्स से आते हैं जो मेंबर्स, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और दो नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो नॉमिनेटेड 2 होते हैं सिर्फ माय फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, कितनी है मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, तो वो है 250, जिसमें 238 आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। समझ रहे हो, मैं मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ की ही बात कर रहा हूँ कि राज्यसभा की मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है माय फ्रेंड्स 250, जिसमें 238 कहाँ से आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और 12 कहाँ से आते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं,
हाँ 12 थ्रू नॉमिनेशन आते हैं, तो इनका नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव हमारा। तो इनका नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो किस बेसिस पर नॉमिनेट करते हैं इन 12 मेंबर्स को? तो स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल साइंस। समझ रहे हो? तो इनकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये फाउंडिंग फादर्स का एक रीजन था, तो इनकी भी हमें ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो सिर्फ पॉलिटिकल मेंबर्स ही राज्यसभा को नहीं चला सकते ना, तो कोई भी एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के इनोवेशनर्स भी राज्यसभा को चला सकते हैं। तो हमने क्या किया, 12 मेंबर्स थ्रू नॉमिनेशन किए। तो इसका नॉमिनेशन कौन करता है इन मेंबर्स का? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट। किस बेसिस पर करते हैं? स्पेशल नॉलेज के बेसिस पर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल साइंस एंड लिटरेचर के फील्ड पर करते हैं माय फ्रेंड्स। तो समझ रहे हो? तो राज्यसभा को अगर अब आर्टिकल 7 के तहत हमने लोकसभा और राज्यसभा को तो बना ली, है ना, ये हमें पता है कि आर्टिकल 79 के थ्रू हमने लोकसभा, राज्यसभा एंड फेडरल सिस्टम बनाया। बट अगर आपको राज्यसभा नहीं चाहिए, है ना, आपको कल को बोल दिया आपने कि आपको राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें अबॉलिश करना है, राज्यसभा हमें नहीं चाहिए, हमें अभी राज्यसभा चाहिए ही नहीं, तो आप डायरेक्टली अबॉलिश कर सकते क्या राज्यसभा को? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि आप डायरेक्टली अबॉलिश कर सकते क्या? नहीं माय फ्रेंड्स। तो राज्यसभा को डायरेक्टली हम अबॉलिश नहीं कर सकते। इट इज़ द वॉइस ऑफ स्टेट्स। समझ रहे हो? तो अगर हमको राज्यसभा नहीं चाहिए, तभी आप राज्यसभा को डायरेक्टली अबॉलिश नहीं कर सकते, डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं खत्म कर सकते? क्या है रीजन इसके पीछे? तो वो है, यू कैन नॉट टच द राज्यसभा। वाई? बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन है ये। समझ रहे हो? इट इज द पार्ट ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन। तो यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन, यू कैन नॉट टच द पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन, ये हमने देखा है। तो आपको राज्यसभा मेंटेन करना मैंडेटरी है, उसे चलाना मैंडेटरी है। तो ये परमानेंट सिस्टम है ना, ये परमानेंट काउंसिल है। तो इसे आप अबॉलिश नहीं कर सकते जितना भी चाहो। क्यों नहीं अबॉलिश कर सकते? इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन एंड यू कैन नॉट टच द बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन। ये समझ लो। तो ये वॉइस ऑफ द स्टेट्स होता है, जिसमें स्टेट्स के मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, और 12 होते हैं थ्रू नॉमिनेशंस, और इनका नॉमिनेशंस प्रेसिडेंट करते हैं ऑन दी स्पेसिफिक फील्ड्स। तो हम इसका क्वालिफिकेशंस देखेंगे एक राज्यसभा मेंबर्स को होने के लिए, कि क्वालिफिकेशंस की किस क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है एक राज्यसभा मेंबर्स को होने के लिए। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। तो होता है, अगर फॉर बीइंग राज्यसभा मेंबर्स, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? 30 ईयर्स और अबाउ। आप ज़्यादा 30 इज इक्वल टू 30 ईयर्स के होने चाहिए, या उससे ज़्यादा भी होने चाहिए तो चल सकता है, पर उससे कम नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए आप, है ना। और सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए अपन, ये समझो। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए, ये बहुत मेन चीज़, कि आपका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए आपका। ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, आप एकदम एक्टिव पर्सन होने चाहिए माय फ्रेंड्स। तो ये क्वालिफिकेशंस होते हैं बीइंग राज्यसभा मेंबर्स के होने के लिए। और ये बहुत ही मेन चीज़ के अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसे आरओपी एक्ट जैसे कहता है 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के में जितने भी डिसक्वालिफिकेशंस दिए हैं, तो उस डिसक्वालिफिकेशंस में आपका कोई भी एक भी क्वालिफिकेशंस नहीं होना चाहिए। मीन्स आप उसके तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए माय फ्रेंड्स। ये क्वालिफिकेशन से बीइंग राज्यसभा मेंबर्स। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, कि आप 30 ईयर्स के हैं, और 30 ईयर्स के अबाव के हैं, और सिटीजन ऑफ इंडिया है, और आपको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और अनसाउंड माइंड के नहीं है आप, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या हो सकते हैं? आप हो सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। समझ रहे हो? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा? ध्यान में रख लो, इसे नोट डाउन कर लो माय फ्रेंड्स। तो ऐसे पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना, तो आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे माय फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? तो आगे हम देखेंगे चेयरमैन। ये चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के, है ना। तो चेयरमैन कौन होते हैं माय फ्रेंड्स? अब इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही स्ट्रेंज है। आप समझ लो कि राज्यसभा का स्ट्रक्चर बड़ा ही स्ट्रेंज है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट्स की वॉइस को तो सुनने के लिए और यूनियन से बचने के लिए राज्यसभा तो हमने बना दी, राज्यसभा को हमने इस्टेब्लिश कर दिया, है ना। तो बट कि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना। तो इसमें बड़े बड़े स्टेट्स के मेंबर्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। अगर मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है तो वहाँ के ज़्यादा मेंबर्स होंगे, बट वहाँ पर मेन चीज़ तो ये है ना, ये रीज़न है ना वहाँ का कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। तो जो ज़्यादा मेंबर्स होंगे वही का एक कैंडिडेट चुनकर आ सकता है फॉर द चेयरमैन, ना। तो हमने ऐसा नहीं किया माय फ्रेंड्स। हमने वाइस प्रेसिडेंट को क्या बना दिया? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया। अब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है माय फ्रेंड्स? अगर आप न्यूट्रल हो,
आप किसी भी राज्यसभा मेंबर्स, आप राज्यसभा के मेंबर्स नहीं हो, बट आप चेयरमैन हो सकते हो, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। आप किसी भी राज्यसभा के मेंबर्स नहीं हो, आप किसी भी स्टेट्स को बिलोंग नहीं करते राज्यसभा के, है ना। तो आप राज्यसभा के सपोर्टर्स नहीं हो, राज्यसभा के मेंबर्स के सपोर्टर्स नहीं हो, आप एक न्यूट्रल आदमी हो। और हमें उसी न्यूट्रल आदमी को क्या क्या है, एक्स ऑफिशियो चेंबर। सो इसका एक्स ऑफिशियो चेंबर चेयरमैन कौन होता है माय फ्रेंड्स, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो इंडिया के, तो यू ऑटोमेटिकली यू विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑफ द अपर हाउस। समझ रहे हो। अब क्या होता है ना माय फ्रेंड्स कि अब ये डिप्टी मिनिस्टर्स, डिप्टी चेयरमैन, है ना, अगर डिप्टी चेयरमैन को कोई भी रीजन्स की वजह से अगर आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, आपके वाइस प्रेसिडेंट की प्लेस वैकेंट हो जाती है ना, आपके वाइस प्रेसिडेंट की प्लेस वैकेंट हो जाती है, तो डिप्टी चेयरमैन विल बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है ना, वो क्या होता है, प्रिसाइडिंग क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि प्रिसाइडिंग क्या करना, चेयरमैन बनना राज्यसभा का। बट अगर आप डिप्टी चेयरमैन हो तो आप कहाँ के मेंबर्स हो, आप राज्यसभा के मेंबर्स हो, है ना। तो आप अगर वैकेंट प्लेस पर जाते हो तो आप वहाँ का प्रेसिडेंट का काम कर सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट का काम कर सकते हो और चेयरमैन का काम कर सकते हो राज्यसभा के। समझ में आ रहा है आपको। When the chairman place is vacant, when the chairman place is vacant, ये बात समझ लो। और तो अगर ये दोनों नहीं होते ना, अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होता और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी नहीं होता, तो फिर क्या होते ना माय फ्रेंड्स, तो मेंबर पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन के मेंबर्स क्या हो सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन सकते हैं। तो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन भी होता है वहाँ पर। अगर ये दोनों में से भी नहीं हुआ तो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से एक भी मेंबर्स हो सकता है, क्या हो सकता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। समझ रहे हो। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसे कहते हैं, डिप्टी चेयरमैन अगर नहीं होते, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अगर नहीं होते हो, तो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से एक भी मेंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये बात समझ कर लो माय फ्रेंड्स, है ना। तो हम ये बहुत ही क्रूशियल रोल हो जाता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। अब राज्यसभा बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ना सिस्टम में। तो क्या है, इट इज़ अ परमानेंट हाउस, ये हमें मालूम है। इट इज़ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी अबॉलिश। क्यों नहीं अबॉलिश होता था, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना। तो इट इज़ अ परमानेंट हाउस है, इसे अबॉलिश नहीं किया जा सकता, इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती माय फ्रेंड्स। जैसे लोकसभा की 5 ईयर्स होती है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना, ये डिजॉल्व नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स, है ना। ये जो हाउस है, परमानेंट हाउस होता है, ये डिजॉल्व नहीं हो सकता। और ऑलमोस्ट लेजिस्लेटिव पावर एक होने की वजह से जो भी चेक्स एंड बिल्स आपकी जो लोकसभा में पेश होते हैं ना, जो लोकसभा में आप देते हो ना, इंट्रोड्यूस करते हो ना चेक्स एंड बिल्स, वही राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, है ना। तो ये परमानेंट हाउस है, बिकॉज ऑफ द ऑलमोस्ट इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स, आपके चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहाँ पर होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होते हैं और एज वेल एज राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होते हैं, है ना। और वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। और सबसे बात, अभी चेक्स एंड बैलेंसेस की अगर बात आई तो मनी बिल्स जो होते हैं ना, वो लोकसभा में ही पेश होते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकते। तो क्यों, हम अगले टॉपिक में इसे सीखेंगे लोकसभा के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा माय फ्रेंड्स, तो जरूर लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है ना। और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, सिंपल YT, है ना। तो हमारा सिंपल YT अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा राज्यसभा के टॉपिक पर, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में इसे सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।